नमस्कार विद्यार्थियों। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में आज हम दो पॉइंट्स और करेंगे, दो विशिष्ट दशाएं और करेंगे जिसमें आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है आज का, हवाई जहाज द्वारा यात्रा के संदर्भ में एजेंट द्वारा जो टिकट बुकिंग की जाती है, जो टिकटों की बुकिंग करता है, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है हवाई जहाज यात्रा के संदर्भ में। तो ऐसी यात्रा दो प्रकार की होती है, एक तो घरेलू यात्रा देश में ही, डोमेस्टिक फ़्लाइट, और एक देश से बाहर दूसरे देश में जो फ़्लाइट जाती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट की दिशा में जो बेसिक फेयर होता है, आधारभूत भाड़े का 5% जो होगा हम उसको आपूर्ति का मूल्य लेंगे। और विदेशी यात्रा के संदर्भ में ये राशि 10% हो जाती है आधारभूत भाड़े की, बेसिक फेयर की। अब ये बेसिक फेयर क्या होता है? टोटल फेयर चार्ज, यात्री से वसूल किया गया कुल भाड़ा माइनस उसमें जो यात्री कर शामिल होता है। ये हमें दोनों सूचनाएं दी होंगी, हमें तो केवल ये फार्मूला पुट करना है। तो टोटल फेयर में से यदि हम पैसेंजर टैक्स घटा देंगे तो बेसिक फेयर ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि डोमेस्टिक यात्रा है या इंटरनेशनल। यदि डोमेस्टिक है तो उसका हम 5% ले लेंगे, सेवाओं का मूल्य माना जाएगा वो। और यदि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इंटरनेशनल यात्रा है, तो 10% ले लेंगे। चलिए हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये नियम जो मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन है। मैसर्स नमन एसोसिएट ने माह मई 2020 में विभिन्न देशी उड़ानों से यात्रियों के परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री की है। कुल राशि 400 टिकटों के लिए 80 लाख रुपए की वसूल की है, जिसमें 8 लाख यात्री कर भी शामिल है। तो ये एक फर्म है जो टिकटों की बुकिंग करती है, टिकटों की बेचती है, ये फ़्लाइट से संबंधित। और ये देसी है, मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं। तो जो भाड़ा वसूल किया है ग्राहकों से 80 लाख में से ये जो यात्री कर शामिल किया है ये भी शामिल है, इसको घटा देंगे। शेष राशि 72 लाख, 72 लाख का जो 5% होगा, 72 लाख का 5% यानी कि 3,60,000 रुपये हो गया, वो सेवाओं का मूल्य माना जाएगा। तो ये कर रखा है मैंने आपको जो नियम बताया है। सेकंड परिस्थिति में ये मैसर सुपर किंग एसोसिएट ने माह मई 2020 में थाईलैंड और अन्य विदेशों के लिए यात्रियों के लिए टिकटों की बिक्री की है। कुल राशि 200 टिकटों की उड़ान के लिए 60 लाख रुपए वसूल की गई है, जिसमें से 15 लाख रुपए यात्री कर शामिल है। तो 60 में से 15 घटा देंगे हम, बेसिक फिर 45 लाख आ जाएगा। उस 45 लाख का 10% यानी कि 4.5 लाख रुपए सेवाओं का मूल्य माना जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट तो हमारा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं आज के। इसका एक ही उदाहरण है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? जीवन बीमा व्यवसाय एल आई सी के संदर्भ में उन सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो लोग पॉलिसी कराते हैं, एल लेते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं और वो जो प्रीमियम भरते हैं, तो जो एल को जो राशि प्राप्त होती है हर साल प्रीमियम की, वो उसके संदर्भ में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके अलग अलग नियम आपको ध्यान से समझने हैं। नंबर 1 पॉइंट है, पॉलिसी धारक से वसूल की गई कुल प्रीमियम में से पॉलिसी धारक की ओर से विनियोग और बचत के लिए प्राप्त की गई राशि को घटाने के बाद शेष बची राशि जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य होगा। यानी कि जो पॉलिसी धारक से जो साल में जो प्रीमियम वसूल करते हैं उसमें से जो विनियोग या बचत की राशि होती है, ये हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि जो पॉलिसी धारक से जो कुल प्रीमियम प्राप्त हुआ है उसमें से कितनी राशि विनियोग या बचत के लिए प्राप्त की गई है। तो विनियोग या बचत के लिए जो सूचना, जो जितनी राशि हमें बताई गई होगी, हम इसमें से कुल प्रीमियम में से घटा देंगे। शेष राशि सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य होगा, बशर्ते कि आपूर्ति के समय पॉलिसी धारक को ऐसी राशि की जानकारी दे दी गई हो। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब सेकंड भी, जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती हैं, एकल प्रीमियम यानी कि जिनका एक बार में ही प्रीमियम दे दिया जाता है, एकल प्रीमियम वार्षिकी, साल में केवल एक ही बार प्रीमियम देना होता है। अगर ऐसी पॉलिसी है तो पॉलिसी धारक से
वसूल की गए एकल प्रीमियम का 10% हम सेवा की आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। और अन्य सभी दशाओं में पॉलिसी धारक से प्रथम वर्ष में वसूल की गए प्रीमियम का 25% और बाद के वर्षों में पॉलिसी धारक से वसूल की गए प्रीमियम का 12.5% हम सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। तो ये 3 नियम है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और एक अपवाद भी है, नोट भी है, परंतु यदि पॉलिसी धारक द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की संपूर्ण राशि जीवन बीमा में केवल जोखिम से बचने के लिए है, जोखिम से बचने के लिए, तो कोई छूट नहीं दी जाएगी और प्रीमियम की संपूर्ण राशि सेवा का मूल्य होगी। यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें जो भी जितना भी प्रीमियम पेड किया है और वो रिस्क कवर करता है, रिस्क को कवर करने के लिए, तो पूरी की पूरी राशि सेवा का मूल्य मानी जाएगी। और इसके अलावा कुछ पॉलिसियाँ कर मुक्त भी हैं, सरकार ने उनको कर मुक्त कर रखा है, जैसे आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्राप्त राशि जिनमें बीमित राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो, तो ये जो निर्धारित सत्ता से अनुमोदित स्कीम के तहत हो। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो एग्जम्प्टेड है, जिनसे प्राप्त प्रीमियम पर कोई भी कर नहीं देना होता, तो हमें इनको भी ध्यान में रखना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये सब समझ आ जाएगा, याद हो जाएंगे सारे नियम। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक मैं कराऊंगा, एक आपको अपने आप करना है। तो ये क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा कंपनी माह जून 2020 के लिए अपने व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करती है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे हैं हम। एक जीवन बीमा कंपनी माह जून 2020 के लिए अपने व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करती है। जोखिम से बचने संबंधी पॉलिसी जिसमें कोई विनियोग सम्मिलित नहीं है के संबंध में प्राप्त प्रीमियम 25 लाख रुपए। यानी कि ये जो पूरा का पूरा 25 लाख रुपए जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है, ये कौन सी पॉलिसी है? जो जोखिम से बचने संबंधी है। विनियोग बचत पॉलिसी जिनमें प्राप्त प्रीमियम का 80% विनियोग किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को सेवा प्रदान करते समय सूचित कर दिया जाता है। प्राप्त प्रीमियम की राशि 500 लाख रुपए। ऐसी पॉलिसी जिसमें बीमित राशि 50,000 से अधिक नहीं है और जो निर्धारित सत्ता से अनुमोदित योजना के तहत है। प्राप्त प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपए। तो ये करमुक्त है, ये वाली जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसियाँ करमुक्त है, उसमें ये भी आ रही है जिसमें बीमित राशि 50,000 से ज़्यादा ना हो और निर्धारित सत्ता से अनुमोदित योजना के तहत हो। अन्य विनियोग बचत पॉलिसी जो गत वर्ष में जारी की गई, प्राप्त प्रीमियम 100 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जारी की गई, ये भी एग्जेम्प्टेड है, ये वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना वाली। विनियोग बचत पॉलिसियों पर प्रथम वर्ष के प्रीमियम को छोड़कर प्राप्त प्रीमियम की राशि 440 लाख रुपए और एकल वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी से प्राप्त प्रीमियम की राशि 150 लाख रुपए। तो ये जो 7 पॉइंट हैं, इनमें से ये 2 पॉइंट तो एग्जेम्प्टेड है। एक तो ये वाला जो निर्धारित सत्ता से अनुमोदित है, 50,000 से राशि अधिक नहीं है, और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। बाकी जो 5 पॉइंट है उनमें हम जो हमारे नियम्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो एक ये वाली जो एकल प्रीमियम वार्षिकी है, जिसमें सिंगल प्रीमियम होती है एनुटी, इसका 10% ले लेंगे हम। जो प्राप्त प्रीमियम का 10% सेवा का मूल्य माना जाता है। एक ये जो जोखिम से संबंधित है, जिसमें सारी की सारी राशि जोखिम से संबंधित बचने संबंधित है, तो ये पूरी की पूरी राशि टैक्सेबल है। ऐसी पॉलिसी जो केवल जोखिम से बचने संबंधी हो, उसकी की पूरी राशि टैक्सेबल होती है। आपको याद होगा अभी जो हमने नियम पढ़े थे, ये पीछे दोबारा से देख लेते हैं एक बार नियम, जो इसके न्यूमेरिकल के नियम थे थ्योरी के। ये रहा, ये रे पॉलिसी, ये एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसी की दशा में पॉलिसी धारक से वसूल की गई एकल प्रीमियम का 10%। तो जो सिंगल प्रीमियम जिसमें होता है एनुटी, उसका 10% ले लेंगे अपने। और अन्य सभी दशाओं में पॉलिसी धारक से प्रथम वर्ष में वसूल की गई प्रीमियम का 25% और बाद के वर्षों में पॉलिसी धारक से वसूल की गई प्रीमियम का 12.5%। तो ये आपके सामने है इसका सोल्यूशन। यही नियम मैं एप्लीकेबल कर रहा हूँ जो ऊपर आपको बताए गए हैं। तो देखिए, ये पहली पॉलिसी थी जो केवल रिस्क को कवर कर रही थी, उसकी संपूर्ण की संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी, यानी कि 25 की 25 लाख टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। और जो सेकंड वाली थी जिसमें 500 लाख रुपए प्रीमियम प्राप्त हुआ था, जिसका 80% विनियोग के लिए प्राप्त हुआ है, तो विनियोग या बचत के लिए जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को घटा देंगे।
और शेष राशि 20% यानी कि 500 लाख का 20% सेवा का मूल्य माना जाएगा। तीसरी पॉलिसी और जो पांचवी पॉलिसी जो दोनों ही एग्जेम्प्टेड हैं। एक तो जो निर्धारित या अनुमोदित सत्ता से अधिसूचित है, और दूसरा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये दोनों पॉलिसियाँ एग्जेम्प्टेड हैं। इनकी संपूर्ण राशि, प्राप्त प्रीमियम की राशि एग्जेम्प्टेड होगी। इसी प्रकार से जो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, एकल प्रीमियम वार्षिक वाली है, उसका 10% प्राप्त प्रीमियम का 10% सेवा का मूल्य माना जाता है। तो 150 लाख रुपए का 10% ये। और अन्य सभी दशाओं में जो जो अन्य सभी दशाओं में क्या होता है, पहले वर्ष में 25% और बाद वाले वर्ष में, दूसरे वर्ष में जो 12.5% लेते हैं। तो ये जो छठा पॉइंट है, इसमें 440 लाख रुपए जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है, इसका 12.5% ले लेंगे, यानी कि 55 लाख रुपए। और जो फोर्थ पॉइंट था क्वेश्चन में, अन्य विनियोग बचत पॉलिसी जो गत वर्ष में जारी की गई, प्राप्त प्रीमियम 100 लाख रुपए, तो इसका 25% ले लेंगे। इसका 25% ले लेंगे, प्राप्त प्रीमियम का 25% सेवा का मूल्य माना जाएगा। तो ये मैंने आपको करके दिखाया। सेम इसी तरीके से ये आपका अगला एग्जाम्पल है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। विनियोग बचत पॉलिसी, प्राप्त प्रीमियम का 70% विनियोग किया जाता है, यानी कि 600 लाख में से ये 70% घटा देंगे, बाकी जो शेष राशि है 30 लाख रुपए, वो सेवा का मूल्य माना जाएगा। और अन्य विनियोग बचत पॉलिसी जो गत वर्ष में जारी की गई, प्राप्त प्रीमियम 80 लाख रुपए, इसका 25% ले लेंगे। ये तीसरा एग्जाम्प्टेड है, ये सिंगल प्रीमियम है। और ये विनियोग बचत पॉलिसी पर प्रथम वर्ष के प्रीमियम को छोड़कर प्राप्त प्रीमियम की राशि 320 लाख रुपए, ये इसको 12.5% ले लेंगे। एकल प्रीमियम में 10% ले लेंगे। जोखिम से बचने संबंधी जो पॉलिसी है, इसका पूरा का पूरा 100% सेवा का मूल्य माना जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन वाली फिर एग्जेम्प्टेड है। तो वही जो पॉइंट ऊपर आए हैं, पिछले एग्जाम्पल में आए हैं, सारे के सारे पॉइंट वही हैं। ये आपको अब अपने आप करना है, हालांकि इसका सोल्यूशन भी नीचे दिया गया है। चलिए ये अब हम अगला पॉइंट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है, लास्ट पॉइंट है ये, पुराने अथवा उपयोग में लाए गए माल की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण। यदि पुराने अथवा उपयोग किए गए माल का क्रय विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा कर योग्य आपूर्ति की जाती है, अर्थात पुराने माल को उसी रूप में या मामूली प्रक्रियान के बाद जिससे उस माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा ऐसे माल की खरीद पर इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की गई हो, तो ऐसे माल के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ऐसी आपूर्ति का मूल्य होगा। और यदि ऐसी आपूर्ति का मूल्य ऋणात्मक हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, श्री रमेश कोटा में पुरानी कारों के क्रय विक्रय में लगा हुआ है, और जून 2020 में उसने कुछ प्रक्रियाएं करने के बाद एक पुरानी कार की 5,60,000 में आपूर्ति की, जो उसने एक ग्राहक से 5 लाख रुपए में खरीदी थी, और इस पर किसी प्रकार की इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की गई थी। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस है, वो होगा 560 माइनस 5। और यदि आपका उत्तर क्या होगा, यदि पुरानी कार का खरीद मूल्य 580 हो, तो खरीदी ज़्यादा है, बेची कम में है, तो ऐसी स्थिति में जो लॉस है उसको छोड़ देंगे, यानी कि ऋणात्मक मूल्य को छोड़ दिया जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है ये। इसी तरह से टोकन या वाउचर या कूपन या स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प के अलावा के मूल्य का निर्धारण। टोकन या वाउचर या कूपन जो माल या सेवा दोनों की आपूर्ति से विमोचनशील है, का मूल्य ऐसे माल या सेवा या दोनों के मुद्रा के मूल्य के बराबर होगा जो टोकन, वाउचर, कूपन या स्टाम्प से विमोचनशील शोधनीय है। ये भी एक पॉइंट है। आर ने आरटीसी लिमिटेड से 4,000 रुपये का कूपन 36,000 रुपये 400 रुपये की छूट में खरीदा। यह कूपन 30 जून 2020 को या उससे पूर्व आईटीसी लिमिटेड के किसी भी फुटकर विक्रय केंद्र से 4,000 रुपये तक की कोई वस्तु खरीदने के लिए शोधनीय है। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निर्धारित कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अकॉर्डिंग तो ये जो वैल्यू है उसकी 4,000 रुपये, ये जो बदले में जो मूल्य है उसको, तो ये जो उसकी टोकन की वैल्यू 4,000 हो जाएगी बस। अकॉर्डिंग टू रूल 36 ऑफ द CGST रूल्स 2017 रिलेटिंग टू वैल्यूएशन, द वैल्यू ऑफ कूपन इज द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स रिडीमेबल अगेंस्ट इट, देयरफॉर द कूपन इज सोल्ड फॉर 3600, इट्स वैल्यू इज 4,000। बस 4,000 रुपये का जो है, जो उसके बदले में वस्तु मिली है 4,000 रुपये की, तो उसके मूल्य के बराबर इस आपूर्ति का मूल्य होगा। अब ये आपको अपने आप करना है इसी तरह से। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, जिसमें हमने कई तरह के क्वेश्चन किए।
विभिन्न विभिन्न दशाओं में हमने आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण अलग अलग नियमों से किया। तो सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया। आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, खुद करके देखें इनको। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें।